हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बाय द वे, आज हम लोग बात करेंगे आपके जैक द्वारा प्रकाशित की गई सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 2 के बारे में। आज हम मॉडल सेट 2 के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो से लाभ मिले और वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करके हम अब अपने इस मॉडल सेट को बनाने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नाथसी पार्टी के संस्थापक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा नाथसी पार्टी का संस्थापक हिटलर था। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा जंगल के कुछ हिस्से को काटकर, जलाकर, साफ कर मानसून की वर्षा में खेती की जाती थी। 1-2 वर्ष उपरांत फिर दूसरे जगह यही प्रक्रिया अपनाकर खेती की जाती थी। इस प्रकार की खेती को झूम या घुमंतू खेती कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहां पर व्यक्ति की आय इतनी कम होती है कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इस प्रकार की स्थिति को निर्धनता कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा विटामिन, पोषक तत्वों, ऊर्जा अंतर्ग्रहण की कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम स्थिति होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इस सवाल का सही जवाब होगा भारतीय संविधान के द्वारा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारतीय चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है। एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के दौरान आवश्यक होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ वनस्पति का वह भाग है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, नास्तिवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा नास्तिवाद की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। पहला, साम्यवाद व लोकतंत्र के विरुद्ध भावनाएं। दूसरा, तानाशाही शासन। तीसरा, सैन्यवाद। चौथा, कट्टर राष्ट्रवाद की भावना। पांचवा, यहूदियों का विनाश। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा वनों का जीविका से बहुत ही गहरा संबंध है। जंगल में रहने वाले लोग दवाओं के रूप में कंदमूल, फल इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी से कई प्रकार के कृषि औजार, बांस का उपयोग छतरी, टोकरी और बाड़े बनाने में, सूखे हुए कुल्हे के खोल का इस्तेमाल पानी की बोतल के रूप में, लताओं से टोकरी और रस्सी, महुआ के पेड़ से रोशनी हेतु तेल निकाला जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वनों पर ही जीविका निर्भर होती है।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। निर्धनता रेखा के समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ इस कथन का समर्थन करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। जैसे समय के आधार पर समय के साथ निर्धनता रेखा का आकलन बदल जाता है। जैसे वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपया और शहरी क्षेत्र में 454 रुपया प्रति माह कमाने वाला परिवार गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत गिना जाता था, जबकि 2011 या 12 में ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया कमाए वाला गरीबी रेखा के अंदर आता है। स्थान के आधार पर अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं, वही भारत में कार क्या मोटरसाइकिल है उसे भी गरीब रेखा से ऊपर समझा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग जिनके पास कम भूमि है या रोजगार से वंचित हैं। यह लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग जो शहरों का पलायन करते हैं वे भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। उसी तरह गर्भवती महिलाएं, परंपरागत सेवाएं, भिखारी, अनाथ, कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आयोग देश में मानवाधिकार का प्रहरी के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, जिन उम्मीदवारों या पार्टियों के पास काफ़ी धन होता है वे चुनाव में अनुचित लाभ लेते हैं। दूसरा, देश में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार भी बड़े राजनीतिक दलों का टिकट प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा, कुछ परिवार के लोग राजनीतिक पार्टी पर हावी होते हैं। चौथा, छोटे राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार बड़े राजनीतिक दलों की तुलना में बड़ा नुकसान उठाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारत में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। यह शाखा भारत में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर में स्थित पर्वत इसे आगे नहीं जाने देती और यह मुड़कर उत्तर के मैदानों में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगती हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ समुद्र से दूरी बढ़ने से इनमें जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, जिससे इनकी वर्षा की क्षमता में क्रमशः कमी आती है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो इस सवाल का सही जवाब होगा नाज़ियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला, गुप्तचर पुलिस। हिटलर ने पूरे जर्मनी में गुप्तचर पुलिस तैनात कर रखा था जो उनका विश्वास पात्र होता था, जिन्हें गेस्टापो कहा गया। दूसरा, विरोधी दल का खात्मा। हिटलर ने जर्मनी के सभी विरोधी दल को खत्म कर दिया। जर्मन संसद में भी नाजी सदस्य की संख्या अधिक थी।
रेडियो, सिनेमा एवं शिक्षा संस्थाओं पर कब्जा, नाजी उद्देश्यों एवं आदर्शों का प्रसार उपरोक्त माध्यमों में छात्रों के बीच किया जाने लगा ताकि भविष्य में इसका लाभ मिल सके। चौथा, छापाखाना पर नियंत्रण, मीडिया पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाया गया। हिटलर के मुताबिक ही अखबार छपते थे। पांचवा, यहूदियों का सफाया, हिटलर ने सर्वाधिक विनाश यहूदियों का दिया। उनका बार बार नरसंहार किया, लोगों को यहूदियों का नरसंहार करने के लिए उकसाया। साथ ही यहूदियों को सूदखोर एवं ईसा मसीह का हत्यारा भी बताया गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क, न्यूनतम समर्थित कीमत। इसका सही जवाब होगा, प्रत्येक वर्ष फसल उत्पादन से पहले सरकार किसानों से अनाज खरीदने के लिए अनाज की कीमत की घोषणा करती है, जिस कीमत पर सरकार उत्पादन के पश्चात किसानों से अनाज लेने के लिए बाध्य है, न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन 17 का ख, बफर स्टॉक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, सरकार भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से न्यूनतम समर्थित कीमत पर किसानों से अधिशेष अनाज खरीदकर भंडारण करती है, जिस भंडारण को बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा या कमी वाले क्षेत्रों में कम कीमत पर ज़रूरतमंदों लोगों को अनाज उपलब्ध कराना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन 17 का ग, निर्गत कीमत। इस सवाल का सही जवाब होगा, जब सरकार द्वारा अनाज की कमी या समाज के निर्धन लोगों के बीच बाजार से कम कीमत पर ज़रूरतमंद लोगों को अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, तब उस कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो इस सवाल का जवाब होगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यह 6 प्रकार की हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक का समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत जाति, धर्म, लिंग की समानता दी गई है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता आदि दिया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत बाल संशोधन के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई भी नागरिक कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा, लिपि को सुरक्षित रखने तथा अपनी पसंद के शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार रखता है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ नवंबर से होता है और फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंड महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटता जाता है। उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। दिन हल्के गर्म जबकि रातें ठंडी होती हैं। हिमालयी
क्षेत्र में हिमपात होता है, जबकि उत्तरी मैदानी भागों में तुषारपात होता है। इस समय देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होता है। यह पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, अतः अधिकतर भाग शुष्क होता है। इन पवनों में तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। देश के उत्तरी भाग में कमज़ोर उच्च दाब बनता है। इस ऋतु में आसपास साफ तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तनशील होती हैं। उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 और हम लोग का इस सेट का आखिरी क्वेश्चन एक मैप है, जिसमें हम लोगों को पर्वतीय वन क्षेत्र को छायांकित करना है। तो हम लोग के भारत में पाया जाने वाला पर्वतीय वन क्षेत्र इस प्रकार है। तो आप लोग इसे याद कर लें और ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों भूलें नहीं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस चैनल में जब भी नया वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।